देखिए, दान पत्र, गिफ्ट डीड करवाने पर आप लोग सावधान रहें। हमेशा के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है, हमेशा के लिए दूसरे के यहाँ चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस पर कौन-कौन से नियम है, किस एक्ट में इसका प्रोविज़न किया गया है और दान पत्र में क्या-क्या सावधानी रखें। दान पत्र, विक्रय विलेख, इच्छा पत्र यानी कि वसीयत, मुख्तारनामा, पट्टा विलेख, ये सभी जो ट्रांसफ़र जो ज़रिया है ये ट्रांसफ़र के, इनके बारे में आप जान लीजिए और कब कौन-सा आपके लिए बेहतर रहेगा, वो भी आप जान सकते हैं। इससे पहले साथियों, मैं आपसे कहूँगा, अगर आप किसी भी मैटर पर बेहतर कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस देना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं किसी भी प्रकार से, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है? आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, एक चीज़ मैं बता दूँगा, यहाँ पे दान पत्र के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है? दान पत्र जो कि धारा 125-26 में इसका प्रोविज़न किया गया है। अब ये दान पत्र होता क्या है? देखिए, सभी जानते हो, जैसे मान लीजिए मैं अपने भाई को दान में दे रहा हूँ, तो वो दान पत्र हो गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि दान पत्र जो है, एक बार अगर मान लीजिए ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को दे दी दान में, तो वो हमेशा के लिए बी की हो गई। ध्यान रखना, हमेशा के लिए बी की हो गई। अगर दान जो है, गिफ्ट डीड जो है, वो कंडीशनल नहीं की गई, तो हमेशा जो है उसका मालिक बी बन जाएगा। उसपे स्पष्ट लिखा होता है कि मैं अपनी सारी संपत्ति की राइट, उपभोग करने के राइट, बेचने का सब कुछ जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ दान के जरिए। तो ध्यान रखना, जो भी बुजुर्ग लोग हैं या आप दान करने जा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने बच्चों को संपत्ति, बच्चों को, भाई को, किसी को दान कर दी, तो एक बार दान करने के बाद उस प्रॉपर्टी में आपका कुछ नहीं रह जाता। कल हो सके जब आप वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो वो लोग जो है आपको परेशान करे। इसलिए मैं सजेशन ये दूंगा आप लोगों को कि भाई, सोच समझकर आप दान करें कि प्रॉपर्टी जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल जो है दान पत्र उत्तर प्रदेश में फ्री चल रहा है, कोई फीस नहीं लग रही है, यानी कि 5,000 रुपए में हो रहा है। तो लोग वह करवा रहे हैं, धड़ल्ले से करवा तो रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो बुढ़ापे में आपके बच्चे जो है वो आपका सहारा छोड़ दें और आपके पास वो संपत्ति भी न रहे। ठीक है? तो या तो दान करवाएं या कंडीशनल दान करवाएं। ठीक है? दूसरा साथियों, मैं यहीं पे एक चीज ऐड करवा दूं, आप वसीयत करवा सकते हैं। जो वृद्ध लोग हैं या जो बूढ़े वाले लोग हैं, देना चाहते हैं, तो वसीयत करवाइए। क्योंकि वसीयत जो है वो मरने के बाद जो है आपकी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। ठीक है? मरने से पहले आप कुछ भी करें। ठीक है ना? तो उन लोगों के लिए अब मैं आपको एक एक कैटेगरी में सब कुछ आपको समझाऊंगा कि कब आपको क्या कराना चाहिए और कौन सा मजबूत होगा, जो कि कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना? वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है? और देखिए, कंसल्टेशन कोई भी बेहतर कानूनी सलाह के लिए विशेषज्ञ द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अब देखिए साथियों, दान, गिफ्ट डीड। अब गिफ्ट डीड है दान, इससे पूरा ट्रांसफर होता है संपत्ति। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ए ने बी को किया, ठीक है ना, एक्स प्रॉपर्टी का दान, तो वो हमेशा के लिए बी मालिक बन जाएगा और कंडीशनल नाम नहीं है। ठीक है? और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अभी छूट चल रही है। ठीक है ना? ब्लड रिलेशन में। अब विक्रय पत्र, सेल डीड। विक्रय पत्र, सेल डीड क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ए ने बी से पैसा लिया, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी। ठीक है ना? तो ये हो गया विक्रय पत्र। और विक्रेता विक्रय पत्र भी हमेशा के लिए बी जो है वो मालिक बन जाएगा। ठीक है? और फिर होता है साथियों इच्छा पत्र। इच्छा पत्र जैसे मान लीजिए, यानी कि वसीयत। अब ए ने मान लीजिए बी को वसीयत किया, तो बी जो है वो तब तक मालिक नहीं बन सकता जब तक ए की मृत्यु नहीं हो जाती। यानी कि वसीयत में मृत्यु के बाद ही जिसके हक में वसीयत की गई है वो मालिक बनेगा। अगर ए बीच में चाहे तो ये संपत्ति बेच भी सकता है, ये किसी दूसरे को भी, सी को भी ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि अगर आपने वसीयत की है, तो अभी सारे सारे पावर आपके ही हाथ में है, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है तब तक। अब उसके बाद आता है साथियों मुख्तारनामा, दान पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, उससे जमीन आप मत खरीदें। खुद के अगर आप खुद जमीन खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मत करवाइए। आप सीधा सीधा जो है वो आप विक्रय यानी कि सेल डीड करवाइए। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, वो कई लोग हमने देखा है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन खरीद रहे हैं। भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी से हमेशा के लिए राइट ट्रांसफर नहीं होते। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है भाई, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भाई, ए जो है विदेश में रह रहा है या बीमार है, वो कोर्ट कचहरी नहीं आ पाता है, या मान लीजिए, यानी कि सीधी बात समझिए, ए की प्रॉपर्टी है, तो ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित कर दिया बी को, तो यानी कि ए ने अभी सारे अधिकार बी को दे दिए। ए चाहे तो वापस भी ले सकता है। तो मैं कहूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी मत करवाइए आप। पावर ऑफ अटॉर्नी से हमेशा के लिए जमीन मत खरीदिए, रिस्की रहता है। रिस्की क्या, ट्रांसफर ही नहीं होती है जमीन भाई। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब समझ सकते हो, प्रतिनिधित्व देना। तो प्रतिनिधित्व जब तक ये चाहेगा तब तक दे आएगा। ये एक्सपायर हुआ, बस ये प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है ना?
फिर उसके बाद आता है साथियों पट्टा विलेख, लीज डीड, ठीक है ना? तो लीज डीड भी एक अलग है, यानी कि पट्टा विलेख होता है, ठीक है? कई बार जो है फ्लैट वगैरह जो है लीज डीड पे भी दी जाते हैं। तो जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें साथियों कि दान पत्र का आर्टिकल है, विक्रय पत्र का आर्टिकल डला है, धारा 23 डला है, धारा 32 डला है, धारा 33 डला है, मुख्तारनामा का डला है, पट्टा अभिलेख लीज का डला है, तो आर्टिकल का भी ध्यान रखें, ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप ये चीज़ें करें। और कोई भी आपका बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो वो भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।